जय हिंद बच्चों। टीच माइंड परिवार में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था। हां, आज के ही दिन हमारी टीच माइंड एकेडमी ने यह घोषणा किया था कि आज के ही दिन अर्थात 10 दिसंबर को हमारी टीच माइंड एकेडमी की टीम महा क्रैश कोर्स लेके आ रही है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि हम आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, और वो भी मात्र 45 दिनों में। क्योंकि अब एग्जाम अब ज्यादा दिन तक रहा नहीं, तो हम आपको 45 दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, जिसमें मैं अविनाश कुमार एज ए फिजिक्स टीचर आप सभी के फिजिक्स से संबंधित समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि अब वह सही समय आ चुका है कि हम अब अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई करें और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर करें और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और अपने आप को और हमें गर्व होने का मौका दे। तो हां बच्चों, अब देर नहीं करनी है, क्योंकि अब देर करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी और फिर ना हम कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाएंगे। हमें मालूम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के लास्ट समय में अपनी पढ़ाई को करने को सोचते हैं, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाते हैं, या आपने किसी कारणवश प्रयास तो किया लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। आपने जिस टीचर का चुनाव किया वह टीचर आपके आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया, या टीचर ने पढ़ाया हो और गलती से आप ना पढ़े हो, और आज आपको अब एहसास हो रहा है कि अब एग्जाम नजदीक है, अब हम पढ़ ले। तो बच्चों, अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि अब एग्जाम नजदीक है, अब हमें पढ़ना चाहिए, अगर आपने पहले गलती कर दी है, तो हम आपसे चाहेंगे कि प्लीज और प्लीज आप आगे गलती अब ना करें। आज से आप कसम खाएं और हम प्रण लेते हैं कि आप अब आगे गलती नहीं करेंगे, और हम प्रण लेते हैं कि जो आपने पहले गलती कर दी है उस गलती को कैसे सुधारा जाए, हम इस पर पूरा ध्यान देंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी टीच माइंड एकेडमी की टीम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट की है आज से, और जो बैच हमने शुरू किया है उस बैच का नाम हमने संजीवनी बैच रखा है। जिस बैच के माध्यम से, अर्थात जिस बैच में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स में किसी भी तरह की समस्या होगी मैं आपको उस समस्या का समाधान बताऊंगा। और मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं कि फिजिक्स का जो आपका सिलेबस होता है वो लगभग क्या होता है बच्चों, 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आप सभी को मालूम है कि उसमें 30 नंबर का क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकल होता है, और बचा हुआ 70 नंबर आपका थ्योरी से रिलेटेड होता है, यानी थ्योरेटिकल होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और आपको सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 35 नंबर के होते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको 35 नंबर के होते हैं। आप सभी को पहले से ज्ञात है, क्योंकि आपने पुराना पैटर्न देखा है कि बिहार बोर्ड किस पैटर्न पे एग्जाम ले रहा है। जैसे आप सभी को मालूम है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना देता है आपके पेपर में, तो 70 प्रश्न आपको देता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। बोर्ड आपका, बिहार बोर्ड हमारा क्या करता है, तो 70 प्रश्न देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, और हमें यह विकल्प देता है कि आपको इस 70 क्वेश्चन में से आपको मात्र 35 क्वेश्चन बनाने हैं। इससे आसान क्या खोज रहे हो आप बच्चों? 70 में आपको मात्र 35 क्वेश्चन बनाने हैं। 35 क्वेश्चन को छोड़ देना है, यानी पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। जो बनने वाला क्वेश्चन है उन्हें बनाना है और बाकी क्वेश्चन को लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है।
पिछले कुछ दिनों से ऐसा एग्जाम हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत पहले की बात करें तो 28 क्वेश्चन पहले होते थे आपको ऑब्जेक्टिव, और 28 में आपको 28 बनाने होते थे। फिर हुआ 35 में आपको 35 बनाना पड़ता था। फिर आपको पैटर्न आगे बढ़ा तो 42 में आपको 35 बनाना पड़ता था। अब आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हमारी बिहार बोर्ड ने आपको 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में देने का निर्णय लिया, और आपको मात्र 35 बनाना होता है। बताइए इससे आसान आप क्या खोजना है? बस थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि 35 में 35 नहीं आया तो वो मेरा दोष होगा। लेकिन हाँ, हम जिस रास्ते पर कहेंगे चलने के लिए अगले 45 दिनों तक, और 5 दिन और ऐड कर लीजिए, वो आपका जो है, हमारा 45 दिन, आपका 5 दिन, हम जिस रास्ते पर आपको कहेंगे बच्चों चलने के लिए, अगर आप चलते हैं तो मैं आश्वस्त करता हूं कि 35 में 35 क्वेश्चन आप बना करके आएंगे, और ऑब्जेक्टिव से आपका 35 नंबर पूरा लूटा देंगे आपके लिए। आपको ऐसा बना देंगे कि आप 35 नंबर लूट लेंगे। और ये मैं कह रहा हूं आज ना, मेरे बातों पर विश्वास करिए और मेरे कहे अनुसार आप चलिए। जब आप एग्जाम हॉल में घुसेंगे और एग्जाम देकर के निकलेंगे, आप अविनाश कुमार को जरूर याद रखेंगे। मैं ये गारंटी देता हूं, मैं ये गारंटी आपको देता हूं। बचा आपका 35 नंबर जो सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, आप सभी को मालूम है। इसमें सब्जेक्टिव में अगर आपको बात करें तो आपको क्या होता है बच्चों, 35 नंबर में 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है जो 2 मार्क्स से रिलेटेड होता है, यानी 2 नंबरों से का क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन होता है जो 5 नंबरों का होता है, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है 6, यानी 6। और आपको बनाने कितने होते हैं? तो 6 प्रश्न होते हैं और आपको बनाने हैं मात्र 3। ओके, आपको मालूम है। और आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या होती है आपको 20, यानी 20, और आपको बनाने कितने होते हैं? मात्र 10। बताओ ना बच्चों, इससे आसान क्या हो सकता है? अरे यार, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और हां, अब तो पीछे क्या हुआ उसको अगर सोचे तो ये तो कुछ नहीं हो सकता है। अब आगे पीछे क्या होगा अगर उसको सोच के हम अगर सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, अब उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा अब ये सोचने की जरूरत है, और आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आपके साथ टीच माइंड की पूरी टीम जुड़ चुकी है जो आपको साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाएगी। 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 बनाना है, और 6 होते हैं उसमें से 3 बनाना है। और मेरे साथ जुड़े रहिए। 45 दिन पढ़ने के बाद आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके नोटबुक से, मेरे पढ़ाए गए से अगर बाहर हुआ तो आप एग्जाम बाद कमेंट करके कुछ कह सकते हो। आप हमें मिल तो नहीं सकते हो, क्योंकि मैं कहां आप कहां, आप ऑनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो आप हमें कुछ कह सकते हो। समझ में आ रहा ना? क्या कहोगे? खुद को कहोगे कि काश हम सर का बात मान लिए रहते, हम टीच माइंड एकेडमी के सारे सदस्यों का बात मान लिए रहते, ये सारा क्वेश्चन क्या हो जाता, हमारा बन जाता। तो बाबू, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको सोच करके क्यों टेंशन लेना। हाँ, आगे बेहतर हो, और बेहतर ही हो, इसके लिए हमें पढ़ना होगा। तो आप पढ़ने को हो जाइए तैयार, और हम पढ़ाने को हो जा रहे हैं तैयार। एक कदम मैं चलता हूं, एक कदम आप चलिए। देखते हैं एग्जाम का क्या होने वाला है, देखते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और आप उसको कैसे नहीं बनाते हैं। बस आपको ध्यान देनी होगी। तो प्यारे बच्चों, हम आगे अब चल करके धीरे धीरे आपको सिलेबस के अंदर ले जाएंगे, और एक एक करके जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं वहीं से हम शुरुआत करेंगे, और एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, और उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, और उसके अंतर्गत जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आएंगे उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते होंगे, हम आपको आइडेंटिफाई कराते चलेंगे। और साथ ही साथ हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का
हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे। और साथ ही साथ आगामी दिनों में अगर बिहार बोर्ड अपना मॉडल पेपर जारी करता है तो उसके भी प्रश्न आपको हम हल करवाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो, हम वो सारा क्वेश्चन करवाएंगे। हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया है कि ये जो संजीवनी बैच है हम आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। तो फिर क्या जाएगा आपका? अगर सोचिएगा तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा सब कुछ बिल्कुल फ्री। ये हमारा बैच होगा। हम आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल करवाएंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो अवेलेबल करवाएंगे पीडीएफ के माध्यम से। और वो आप वो पीडीएफ हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है। आप जाएंगे प्ले स्टोर पर और टीच माइंड अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिलेगा। आप हमारे ऐप से क्या करेंगे, उन सारे नोट्स को क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार बिल्कुल फ्री में हमारे साथ पढ़ने के लिए। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर अब हम लोग पढ़ेंगे, बाकी सारा मैंने बता दिया आपको। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चों हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर होगा बच्चों, वो चैप्टर हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले हम आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। मुझे सारे चैप्टर्स पढ़ाने हैं, लेकिन सबसे पहले उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा जिससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो सिलेबस के हिसाब से इससे 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं तो 15, 20, 18, 14 इस तरह के संख्या में नंबरों के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि इससे 10 नंबर, कभी 15 नंबर, कभी 20 नंबर क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पता है ना डबल क्वेश्चन मिल रहा है। 7 नंबर तो खुद का सिलेबस था, डबल कर दो 14 नंबर ऐसे ही हो जाता है। तो बताइए ना, एक चैप्टर को पढ़िए तो कम से कम 14 नंबर आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा ढंग से पढ़ना होगा। आपको मालूम है कि ऑप्टिक्स, जिसके अंतर्गत आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आता है, वो आपका कितना नंबर का सिलेबस है? बोलिए। लगभग 14 नंबर का है बोर्ड के हिसाब से, लगभग जो अंदाजा लगाया जाए 14 नंबर का था। लेकिन अब क्या होगा, डबल करो तो कितना हो जाएगा? 28। सोचो ना, 7 दूने 14 और 14 दूने 28। और आपका मॉडर्न फिजिक्स पता है ना, मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर आते हैं उसका सिलेबस है 22। अब 22 दूनी आपका 44, ऐड कीजिए तो 14, 28 और 44। अगर ये 3 चैप्टर हम अगर केवल पढ़ लेते हैं, जोड़िए 2 2 4 4 4, केवल ये 3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना, आपके 86 नंबर के क्या हो जाएंगे, प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या सर यही चैप्टर केवल पढ़ाइएगा? तो सबसे पहले तो यही पढ़ाएंगे, क्योंकि इसी से आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। और भी चैप्टर पढ़ाएंगे जो गड़बड़ी आप कर देंगे गलती से, इसमें कुछ छूट जाएगा आपसे, तो वो चैप्टर आपका क्या कर लेगा, उन सारे चीजों को मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो ये तीनों चैप्टर ही क्या करेगा, आपका बेड़ा पार लगा देगा। आराम से आप जो नैया डूब रही है ना, आराम से वो नाव आपका क्या होगा, इस पार से उस पार चला जाएगा, ये 3 चैप्टर की मदद से। समझ में आ रहा है? तो क्या सर ये तीनों चैप्टर पढ़ेंगे? अगर ढंग से इसको पढ़ लिए 3 चैप्टर कॉन्फिडेंस के साथ, तो इसी से काम चल जाएगा। अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ, अगर आप हमारा साथ नहीं दिए, हमारा बात नहीं माने, तो फिर आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि ये भी ना हो, वो भी ना हो, सारा कुछ टाइट फीस खत्म। ये मिनिमम क्वेश्चन आपको इतना नंबर का होगा जनता, क्योंकि डबल क्वेश्चन दे रहा है ना आपको। समझ रहे होंगे ना, डबल क्वेश्चन दे रहा है, तो आपकी नैया यहीं से पार लग सकती है बच्चों। समझ में आ गई? तो चला जाए पढ़ने के लिए। तो पढ़ने से पहले आपको हम अगर बताएं
ये जो आपका बैच होगा ये दोनों लैंग्वेज में होगा। ये बैच आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, अर्थात बाई लैंग्वेज होगा। यानी आप हमारे इस महा क्रैश कोर्स को, आप हमारे इस संजीवनी बैच को दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अर्थात किसी बच्चा को टेंशन ये नहीं लेना है कि सर ये इंग्लिश मीडियम का बैच है कि हिंदी मीडियम का। हिंदी वाले भी पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले भी पढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पढ़ के देख लीजिए भाई, ठीक है जनता। चला जाए आगे। आपको जनता जनता क्या बोल रहे हैं? अरे हम ऐसे ही, मेरी आदत है ऑफलाइन क्लासेस में अपने यहाँ हम बच्चों को जनता ही बोलते हैं, पब्लिक ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी हम लोग को पब्लिक बोलते थे, जनता बोलते थे, ऐसे ही सीख लिए जनता। समझ में आ रहा ना? बुरा तो नहीं मानेंगे। आज के बाद अगर जनता कहें तो समझ जाएंगे ना किसको हम कह रहे हैं, तो आप ही को कह रहे हैं। ओके, चलिए जनता, पब्लिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसे कहेंगे। तो बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के अंदर ही पढ़ना है, जिसका हिंदी अगर कहे तो क्या होता है? स्थिर वैद्युत की होता है। ठीक है बच्चों, ये बाबू बताया मैंने आपको कि सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 डबल करेगा तो 14, कम से कम 14 नंबर का होगा। उससे ज्यादा हो सकता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बिहार बोर्ड जनता कुछ भी हो सकता है। आप जानते हो बिहार बोर्ड की खासियत ना, कुछ भी कर सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। तो कम से कम तो 14 आ ही जाएगा ना। फिर क्यों सोचना, लग जाइए। समझ में आ रहा जनता? तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बाबू किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स में ही पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो लोग डिफिनेशन में लिखता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स का एक क्या है? पार्ट है, एक हिस्सा है। हाँ बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हमें चार्ज के बारे में पढ़ना होता है और वैसे चार्ज के बारे में पढ़ना होता है जो कि रेस्ट में होते हैं। यानी विरामावस्था में रहने वाले आवेश के बारे में फिजिक्स के जिस पार्ट के अंदर, जिस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने होते हैं हमें, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी फिजिक्स का वह भाग, वह पार्ट जिसके अंतर्गत हम रेस्ट में रहने वाले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में रहने वाले आवेश के बारे में पढ़ते हैं। अब कहोगे सर हम कह दिए तो हम कैसे इसको याद रखेंगे? काहे टेंशन लेते हैं रे बुआ? टेंशन नहीं खेलेवे के हो, टेंशन नहीं खेलेवे के। ला डिफिनेशन तेरा सामने आ गया बाबू। तो बाबू आपका ये डिफिनेशन जो है वो इंग्लिश में भी और क्या है, हिंदी में भी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलती से पूछ दिया कि बताओ स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स का वो हिस्सा है, वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम रेस्ट में रहने वाले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो बाबू आपको देखिए, तो डिफिनेशन आपका इंग्लिश में भी है, डिफिनेशन आपका हिंदी में भी है। तो मैंने कहा ना आपको, ये बैच दोनों लैंग्वेज के बच्चे पढ़ सकते हैं, अर्थात इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अर्थात ये बैच आपका बाई लैंग्वेज होगा, यानी दोनों लैंग्वेज के बच्चे पढ़ सकेंगे इस बैच को। ठीक है जनता? तो हमने क्या लिखा है? द पार्ट और ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज विच प्रेजेंट इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में देखें तो भौतिकी का वह भाग या हिस्सा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में रहने वाले आवेश के विषय में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत कहलाता है। बहुत सारे बच्चे जानते थे पहले से और आप लोग भी पढ़े थे, भले याद नहीं था। क्या जनता, क्या सही बोला हमने? याद है तो बहुत बढ़िया जनता, ताली बजाएंगे हम आपके लिए। हम क्या करने वाले हैं इधर 45 दिनों में? सब अगर पहले से कुछ याद है तो बढ़िया बात बा, सब याद बा तो और ही बढ़िया बात बा। अगर कुछ याद बा, कुछ नहीं क्या याद, जो याद बा जो नहीं क्या याद, ओकरा के याद कर लिया, जो पढ़ ले बानी समझ में आई तो ठीक बात, नहीं जो नहीं क्या ओकरा के समझ लिया, या कुछ नहीं के समझ में आई तो भाई फिर भी हम लोग है। समझ में आ रहा है? किसी के मन में सर ये ख्याल आता होगा कि सर इस चैप्टर में आप बोले हैं कि विरामावस्था में रहने वाले आवेश के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या सर जो आवेश गति करेगा तो क्या उसको नहीं पढ़ेंगे?
तो वो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, बल्कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर। समझ में आ रहा है? तो हम इस चैप्टर के अंदर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, और वैसे आवेश के बारे में बच्चों पढ़ेंगे जो आवेश क्या होता है, विरामावस्था में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आवेश को परिभाषित करेंगे और आवेश के बारे में कुछ बातें जान लेंगे, ताकि अगर आवेश से रिलेटेड कोई प्रश्न आए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वो आपसे बन जाए। तो सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली डील करूंगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद प्रश्नों को बनाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे। हो सकता है आज हम आपको कम प्रश्न बनाए, लेकिन अगले क्लास में आपको क्या करेंगे, सारा प्रश्न जो इससे हो सकता है ऑब्जेक्टिव, उन सारे प्रश्नों को आपसे क्या करेंगे, उन सारे प्रश्नों को आपके साथ क्या करेंगे बाबू, डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू किया जाए। किसको पढ़ना है हमें? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। एक परिभाषा अगर हम बोले आवेश का, तो हम ये परिभाषा दे सकते हैं कि आवेश क्या है, किसी मैटर या किसी पदार्थ का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी जिसके वजह से दो बॉडी है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो एक दूसरे को रिपेल करती है। लग रहा है सर इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो फिर कैसे खत्म होगा? अभी शुरू में पढ़ा रहे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे बाबू, आगे धीरे धीरे क्या होगा, समझने लगेंगे आप, तो रफ्तार धीरे धीरे सवारी गाड़ी चलेगा, फिर एक्सप्रेस। समझे बच्चों? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने भी एक परिभाषा यहां लिखा है, और क्या लिखा है, परिभाषा लिखा है, क्या लिखा है, तो लिखा है आपके सामने जो दिख रहा है वही लिखा है, द फंडामेंटल हाँ बच्चों, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। यानी चार्ज के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, किसी मैटर का, किसी पदार्थ का वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं। यानी आवेश जो होता है किसी पदार्थ का, वह मूल गुण होता है जिसके वजह से हम विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। समझे? जब आवेश विरामावस्था में रहता है तो उसके कारण हम लोग विद्युतीय प्रभाव अनुभव करते हैं, जबकि वही आवेश जब गति करता है तो उसके कारण हम लोग चुंबकीय प्रभाव अनुभव भी करते हैं। उसके कारण चुंबकीय प्रभाव भी क्या करते हैं, हम अनुभव करते हैं। तो बाबू आवेश के कारण ही विद्युतीय प्रभाव, यानी दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित और विकर्षित करती है। चुंबकीय प्रभाव, जब आवेश गति करता है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है, और बहुत सारा चीज है। तो दोनों किस वजह से होता है, आवेश की वजह से होता है। तो हम चाहे तो ये परिभाषा भी दे सकते हैं कि चार्ज जो होता है वह किसी मैटर का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस पर हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप समझ रहे होंगे चीजों को। तो प्यारे बच्चों, उसका हिंदी हमने यहां लिख दिया, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक नोट लिखा है, व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन रेस्ट देन वी ओनली एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी हमने लिखा है कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके कारण हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब जब चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में होता है, अगर विरामावस्था में होता है, तो उसके कारण हम लोग कौन सा इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आवेश की वजह से हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट भी एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे आपको बताया गया। तो बच्चों देखिए, चार्ज जब रेस्ट होता है उसके कारण हम कौन सा इफेक्ट केवल एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन पूछ देगा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो बताइए उसके कारण हम कौन सा प्रभाव अनुभव करते हैं, कौन सा इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी विद्युतीय प्रभाव, केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों नहीं। दोनों ऑप्शन देगा, हो सकता है कह दे इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हो गया ना, एक ऑब्जेक्टिव यहां से आपका बन जाएगा। बच्चों आया समझ में? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, चार्ज के बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूं, क्योंकि चार्ज से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, शामिल होता है। बच्चों कोई दिक्कत? आइए चार्ज के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। केवल डिफिनेशन पढ़ने से क्या होगा, चार्ज के बारे में सब कुछ आप जान थोड़ी गए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा क्या सारा क्वेश्चन, तो बाबू नहीं बन पाएगा। कुछ बातें और मैं आपको बताता हूं, प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और एक बार पढ़ा दे हम, उसके बाद क्वेश्चन टी 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 थोड़ा थोड़ा बन जाएगा, समझ में आ रहा ना, बहुत आराम से। ठीक है, चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं।
क्या लिख दिया गया देखेंगे। चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें भी और आपको बता दूं मैं, क्योंकि चार्ज से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों पीछे जाएंगे। चलिए पढ़ा जाए, उसको देखा जाए, साथ देंगे आप हमारा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट एम्पियर सेकेंड और कूलम्ब एंड डायमेंशनल फार्मूला आईटी। अभी क्या लिख दिया गया सर कि ये लाइन हम क्यों याद रखें, क्यों पढ़े? तो बाबू ये लाइन आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा याद? कि आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है जिसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है या कूलम्ब होता है, जबकि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है या इसका बीमा क्या होता है? तो आईटी होता है। तो कहोगे सर इसको हमें याद रखना पड़ेगा क्या? याद कर लेंगे तो बाबू अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा इसमें इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं। सोचोगे सर ये लाइन हम आपने लिख दिया, आप हमको बोल रहे हैं याद करने के लिए, क्या फायदा होगा हमारा? तो वो जो भी हम आपके बोर्ड पर लिखेंगे ना, उसमें कोई भी लाइन बेकार नहीं होगा। वो सभी लाइन से कोई ना कोई प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाएगा। कोई ना कोई लाइन से एक प्रश्न आपको अवश्य ही बन जाएगा। तो हमें मालूम नहीं है ना बच्चों कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा। हम तो गेस नहीं करवा रहे हैं आपको ना, कि नहीं गेस करवा दिए, आया तो बड़ी बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया। नहीं, हम आपको गेस नहीं करवा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको सारा चीज पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा ना? थोड़ा सा इसके लिए तो हमको साथ देना पड़ेगा ना, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है ना? इसीलिए हम कुछ जो पॉइंट्स लिखवाएंगे वो सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट होंगे। वो सभी के सभी प्रश्न पॉइंट से क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाने को मिलेंगे। नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 1000 ऑब्जेक्टिव का लिस्ट बना दूं और सबका आंसर टिक कर दूं और आपको कहूं कि रट लो। क्या होगा उससे? 1000 क्वेश्चन रट लोगे? क्या वो हमेशा याद रह जाएगा? तो बच्चों क्वेश्चन याद भी रह सकता है और नहीं भी हो सकता है जी। या रट के क्या कर लोगे? एग्जाम पास कर लोगे। एग्जाम के बाद तुम्हारा क्या होगा? एग्जाम खत्म, जिंदगी खत्म बच्चों। उसके बाद ही पढ़ाई होती है ना, असल में उसके बाद ही एग्जाम आपका शुरू होता है। क्योंकि अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप ढंग से पढ़े रहेंगे, थोड़ा भी नॉलेज आपके पास रहेगा तो आगे उस नॉलेज के साथ अगर जाएंगे नंबर तो आपको आ ही जाएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ मिलके तो नॉलेज भी रहेगा, तो उसके आगे भी पढ़ेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको सारी चीजें मालूम रहेंगी, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और जो नौकरी आप चाहते हैं करना, जो जिंदगी में बनना चाहते हैं, वो क्या हो जाएंगे? आप बन जाएंगे बच्चों। आप जरूर बनेंगे। आप केवल रट करके क्या रट्टू तत्ता तोता बनना चाहते हैं? क्या आप रट करके केवल रट्टू तोता बनना चाहते हैं कि रटते रहो रटते रहो? क्या कंपटीशन का जब एग्जाम होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको वहां पे दिमाग लगा के आपको सारी चीजें पढ़नी होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? इसलिए थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए, नहीं कि आप सोचिए कि 1000 का लिस्ट बना दे हम आपको ऑब्जेक्टिव का और आपको क्या रट जाओ। क्वेश्चन आपको लिख दे 2 नंबर का, 5 नंबर का और कहूं रट जाओ, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आप खुद अवश्य कर लेंगे अपने आप। लेकिन उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ चार्ज निम्न में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? ऑप्शन रहेंगे आपको। पहला मान लीजिए फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशि, दूसरा रहेगा डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि, तीसरा रहेगा फंडामेंटल एंड डेराइव्ड बोथ यानी दोनों, फंडामेंटल और डेराइव्ड दोनों, और आपको चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का आप जवाब कैसे देंगे? तो ये लाइन अगर आपको याद है तो बताइए ना, चार्जेज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हो गया। समझे? इसलिए हम आपको पढ़ा रहे जनता। वो सर एक के लिए रुको जरा, तनी सबर करो, काहे हबड़ा रहे हो? बर्दाश्त करो और देखो। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ चार्ज जो है ना उसका एसआई मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दे। एम्पियर सेकेंड, दूसरा एम्पियर
मीटर, तीसरा एम्पियर, केजी, चौथा यानी डी नंबर आपको मीटर, एम्पियर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? तो सर एम्पियर सेकंड होगा। कहां से मालूम चल गया तुम्हें? याद है तब ना? और बाबू आपको पता है बिहार बोर्ड पिछले पेपर में, पिछले नहीं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है बच्चों? तो देखेंगे आप प्रीवियस ईयर में, आप अगर देखेंगे पीवाई क्यू देखेंगे अगर आप, एक प्रश्न आपको मिलेगा जो कि पहले पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि बताइए इसमें एम्पियर आवर, कि बताओ एम्पियर आवर किसका यूनिट होता है, किसका मात्रक होता है? ऑप्शन था एम्पियर आवर किसका मात्रक होता है। एक ऑप्शन था उसमें चार्ज, एक था पोटेंशियल, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक था क्या कुछ हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए। तो बहुत पूछ दिया कि बताइए एम्पियर आवर इसमें से किसका मात्रक होता है। एम्पियर आवर को देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि यार एम्पियर सेकेंड हमने पढ़ा था, हमारे अविनाश सर ने पढ़ाया था, टीच माइंड एकेडमी में हम पढ़े थे, तो पढ़ाया गया था कि एम्पियर सेकेंड क्या होता है, चार्ज का ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन पूछा क्या है? एम्पियर आवर। तो एम्पियर तो ठीक है, एम्पियर सेकेंड याद किए है, इसमें एम्पियर आवर है। अरे सेकेंड, यहाँ सेकेंड नहीं यहाँ आवर है, तो सेकेंड किसका यूनिट होता है भाई? समय का ना होता है। और आवर किसका यूनिट होता है जनता? ये भी तो समय का ही होता है ना जनता। तो बताओ एम्पियर सेकेंड अगर चार्ज का है तो एम्पियर आवर किसका होगा? चार्ज का होगा, बेस का होगा। अब कितना क्वेश्चन चाहते हो जी एक लाइन से? ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वो पढ़ाने वाले हैं, तो उसको ध्यान रखना होगा, समझे आपको? क्योंकि उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसा ना हो कि सोचे कि 70 में से 35 ही तो बनाना है ना, हम बना लेंगे, और पता चले आपसे 10 भी ना बने, क्योंकि आपने पढ़ाई को मजाक बना लिया। पढ़ाई को मजाक नहीं बनाना है। अगर ऐसा होता बच्चों तो सारे बच्चे टॉप कर जाते, सभी टॉप कर जाते ना, सबको नंबर आ जाता बढ़िया। फिर क्या सभी फर्स्ट डिवीजन आते हैं? सेकंड भी लोग आते हैं, थर्ड भी लोग आते हैं, और बहुत सारे बच्चे फेल भी करते हैं। अगर इतना आसान होता सब लोग पास कर जाता ना। क्योंकि सर ये फेल की बात अपने क्यों की? बाबू आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, समझोगे बाबू तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर ज्यादा उड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझे बच्चों? उड़ना ज्यादा नहीं है, हर एक बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलिए हमने आगे पॉइंट्स क्या लिखा है? तो लिखा है अदर यूनिट ऑफ चार्ज, हमने हेडिंग दिया, और क्या लिखा है कि 1 कूलम जो होता है वह 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव कि बताओ 1 कूलम कितने ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है? आपको याद होगा 3 × 10⁹, 3 × 10⁹, आराम से क्या कर देंगे आप, ऑप्शन खोज के मार देंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है ना? हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ 1 कूलम जो होता है ना कितने EMU ऑफ चार्ज के बराबर होता है? तो आप याद रखेंगे कितने, 1/10 के बराबर। किसके बराबर? 1/10 के बराबर, 1/10 के बराबर। हमने लिखा है द रेशियो ऑफ ESU ऑफ चार्ज एंड EMU ऑफ चार्ज इज 3 × 10⁻10 और स्पीड ऑफ लाइट इन CGS यूनिट। मतलब क्या बाबू? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ESU ऑफ चार्ज और EMU ऑफ चार्ज का अनुपात कितना होता है, रेशियो कितना होता है? हमने बाबू लिख दिया है, कितना लिखा है बाबू? 3 × 10⁻10। ऑप्शन देखेंगे चारों में, जो ऑप्शन ये होगा उसको क्या करेंगे आप, तो टिक कर लेंगे, ठीक है ना? और ये 3 × 10⁻10 जो है ना वो किसके बराबर है? तो आपको याद होगा कि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम के अंदर वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड मतलब क्या है, ऐसा ही मात्रक है, यानी प्रकाश के चाल जो होता है निर्वात में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अगर इसको सीजीएस में बदले, यानी सेंटीमीटर में इस मीटर को बदले, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10। यानी ये 3 में 10 के पावर 10 क्या है, सीजीएस मात्रक में क्या है, प्रकाश के चाल के बराबर है। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको प्रकाश की चाल इन सीजीएस यूनिट दे दे, यानी सीजीएस यूनिट में प्रकाश का चाल भी ऑप्शन में दे दे, 10 गुना 3 गुना 10 के पावर 10 ना दे, 3 गुना 10 के पावर 10 ना दे, बल्कि प्रकाश की चाल सीजीएस मात्रक में दे दे। आप क्या मारेंगे, प्रकाश की चाल सीजीएस मात्रक में, वो भी आपका आंसर 3 गुना 10 के पावर 10 के जगह पर दिया जा सकता है, जो आंसर आपका सही होगा। तो आपको ध्यान में रखना है इस बात को। तो बाबू ये आपको मैंने बता दिया, इसके बराबर तो उसी का हिंदी क्या बाबू, यहां नीचे लिखा हुआ है, आगे लिखा है बाबू, ESU एंड EMU इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है। ESU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, ESU। आपको ये भी याद रखना होगा। फराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड 1 फराडे इज इक्वल टू 96,485 कूलम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है बाबू, फराडे। और 1 कूलम, आपका 1 फराडे जो होता है वो आपको 96,485 कूलम के बराबर होता है। ये भी आप याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आगे समझ रहे हैं ना मेरी बातों को आप, हम आगे अब चलते हैं। अब वो हमने उसको इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 1 कहा था, और ये इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 2। 1 के अंदर ये सारी चीजें मैंने बताया, इससे कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको अंदाजा नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव अगर किताब रखे होंगे तो बना के देखिएगा, या तो मैं खुद बनवाऊंगा तो आप देख ही लेंगे। अब दूसरा नंबर हमने लिखा है कि चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज -1.6 × 10⁻90 कूलम एंड प्रोटॉन हैविंग चार्ज +1.6 × 10⁻90 कूलम। यानी चार्ज जो होता है एक अदिश राशि होता है, प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। आपसे कोई पूछे कि बताइए फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कितने होते हैं और कौन कौन, तो वो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल मात्र 2 होते हैं, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश का मान एक समान होता है, एक बराबर होता है, जबकि उनका नेचर जो अपोजिट होता है। एक धन आवेशित होता है, दूसरा ऋण आवेशित होता है। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि दूसरा निगेटिवली चार्ज होता है। ये आपको याद रखना होगा। फिर यहां पर देखिएगा सर, यहां पर बच्चों देखिएगा आप कि क्या लिखा गया है कि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी जो सदिश होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अदिश होते हैं। अब यहां भी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो बाबू मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको स्केलर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल और ड्राइव्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, और डायमेंशन फार्मूला के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर आप साथ दोगे तो मैं उसको देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको हमेशा क्वेश्चन रिपीट होगा कि फलानुमा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, फलानुमा का डायमेंशन फार्मूला क्या है, फलानुमा सदिश है कि अदिश है, फलानुमा कौन, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारा साथ दे तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दूं, डायमेंशन फार्मूला के बता दूं के बारे में बता दूं, और आपको सदिश और अदिश के बारे में बता दूं, ताकि आने वाले प्रश्न में, आने वाले टॉपिक में जो भी अगर टॉपिक इससे रिलेटेड होगा उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन को क्या कर सके, बना सके। आइए सबसे पहले उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद चार्ज के बारे में कुछ और पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चार्ज भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें भी चार्ज के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, स्केलर वेक्टर के बारे में और डायमेंशन फार्मूला के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। चला जाए, चलिए। तो बाबू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप जानते हो कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, आपको मालूम है। मैं एक बार इससे फिर से आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। आप सभी को बाबू ज्ञात है, आप सभी को मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, यानी वैसे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं,
वैसे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी वैसी राशियां जिनको हम माप या तौल सकते हैं उन्हें हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो बाबू जो भी राशियां हो जिसको आप माप या तौल सकते हैं उसको आप क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। आप द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी होगा। लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, भौतिक राशि होगा। टाइम को आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, क्या होगा? भौतिक राशि होगा। डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, क्या होगा? भौतिक राशि होगा। स्पीड को भी क्या कर सकते हैं? आप माप सकते हैं, तो भी क्या होगा? भौतिक राशि होगा। यानी जिसको भी आप माप या तौल सकते हो क्या होगा? भौतिक राशि होगा। यानी आपको मैंने बताया कि द्रव्यमान को आप क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, तो क्या होगा? आपका भौतिक राशि होगा। जिसको भी आप माप या तौल सकते हैं, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को जब डिपेंडेंसी के आधार पर बांटा जाता है, निर्भरता के आधार पर बांटा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, किस आधार पे? डिपेंडेंसी के आधार पर जब फिजिकल क्वांटिटी को बांटा जाता है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, या दूसरा होता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आता है कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है और जिसके पास अपना यूनिट होता है, यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, जिसके पास अपना मात्रक होगा, उसे हम फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, यानी मूल या आधारी भौतिक राशि कहेंगे। और वैसी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त की जाती है, जिसके पास अपना मात्रक नहीं होता है, उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इतना ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आगे मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि एक ही दिन थोड़ी पढ़ना है, 45 दिन पढ़ना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिख दिया गया बच्चों कि फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, डिफिनेशन में हमने लिख दिया है कि those physical quantity which does not depends on other physical quantity and which having on unit is called fundamental or basic physical quantity। ठीक है जनता, डिफिनेशन उसका हिंदी में लिखा हुआ है, जो मैंने बोला है वो लिखा हुआ है। तो आप सोचो कि मैं बार बार बोल के मैं ये लाइन पढ़ के बताऊंगा, क्या पढ़ के बताऊंगा जनता? जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप देख लेना इसको। ठीक है ना, मैं आगे बात करता हूं। तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मुख्य रूप से कितने होते हैं, यानी कितने होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो वो आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मुख्य रूप से कितने होते हैं? मात्र 7। कितना? 7। कौन कौन? ध्यान रखिएगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, सबकी हिंदी दी हुई है, मैं पढ़ूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा आप। उसका ऐसा यूनिट क्या है? ये होता है। और सिंबल क्या होता है बच्चों? ये होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, पहले भी आप पढ़े होंगे, हम जानते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं रखे होंगे तो गड़बड़ होता होगा। ध्यान रखिए, गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बाबू आपको मैं बता दूं, आपसे कोई पूछता है कि बताइए दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा? आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा? यानी मूल भौतिक राशि होगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि होगा? तो आप देखोगे सर आपने तो बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि से आते होता है, तो दूरी तो इसमें है नहीं, क्या होगा? ये मूल भौतिक राशि नहीं होगा। लेकिन बच्चों आपको मैं बता दूं, चाहे आपका दूरी हो, चाहे आपका विस्थापन हो, चाहे आपका विस्थापन हो, हाथ से ही तेज चल रहा है भाई, कलम से अच्छा, चाहे विस्थापन हो, चाहे आपका ऊंचाई हो, चाहे आपका चौड़ाई हो, चाहे आपका त्रिज्या हो, इनमें से कोई क्यों ना हो, सबका यूनिट अगर देखें तो सबका यूनिट मीटर होता है, और लंबाई का यूनिट भी क्या होता है? मीटर होता है। तो ये भी इनडायरेक्ट रूप से सबके सब क्या है? लंबाई है, यानी ये भी क्या है? मूल भौतिक राशि। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, तो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये साथ ही मूल भौतिक राशि है, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट रूप से क्या है? एक तरह की लंबाई है, यानी लंबाई है, और ये भी क्या होगा? आपका मूल भौतिक राशि होगा। ओके बच्चों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे हमने लिख दिया अबाउट ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बताया आपको कि जो फंडामेंटल के सहायता से प्राप्त हो, जिसके पास अपना मात्रक नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्राइव कहते हैं। लिखा हो जाता है, सारी चीजें लिख दिया हमने। हाँ बाबू, अगर ड्राइव के एग्जाम्पल की बात करें, आइए एग्जाम्पल एक दो देख ले, एक दो एग्जाम्पल देख ले। तो वो आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, चाल, स्पीड, सबसे बढ़िया यही है जनता, आपका अच्छा चल रहा है। क्या होता है स्पीड? बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस क्या है आपका? अभी मैंने बताया मूल भौतिक राशि फंडामेंटल है। और टाइम भी क्या है वो आपका? अभी मैंने दिखाया आपको ना, ये भी क्या है? फंडामेंटल है। और ये भी फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल। फंडामेंटल के जो हेल्प से आपका क्या होगा? ड्राइव्ड होगा। यानी आपका स्पीड क्या होता है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होता है, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। कोई दिक्कत बटे हो भाई?
अगर मान लीजिए आप वेग की बात करते हैं यानी वेलोसिटी, इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यानी विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है आपको पता है, मूल भौतिक राशि। टाइम क्या होता है, मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। फंडामेंटल के हेल्प से निकलेगा वेलोसिटी यानी वेग। तो क्या होगा ये, बोलिए, फंडामेंटल का ड्राइव, सीना ठोक के बोलिए क्या होगा, ड्राइव होगा। ये फंडामेंटल के हेल्प से निकल रहा है, समझे। फंडामेंटल के पास अपना यूनिट होता है, लेकिन इसके पास अपना यूनिट, फंडामेंटल के पास अपना यूनिट होता है, जबकि इसके पास अपना यूनिट नहीं होता। थोड़ा सा जो तेजी में बोल रहे होंगे, रफ्तार में कुछ कुछ अगर ऐसे हो जाए तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, समझ रहे होंगे ना मेरी बातों को। तेजी में क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, ढेर पढ़ाना है, समझे। उतना 10 महीना 12 महीने के कोर्स को हमको मैथ 45 दिन में पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा तेजी में बोल रहे हैं। तो प्लीज जनता मैनेज करिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो सब वीडियो को फिर से क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, समझे। कर लेंगे ना आप, चलिए आप साथ दीजिए मेरा, ठीक है ना। अब आइए, मान लीजिए आपसे हमने थोड़ा देर पहले क्या बताया है कि चार्ज क्या होता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। चार्ज जो होता है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है, हमने आपको बताया है। बता दूं कैसे, कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। बाबू अगर आप जानते हो तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम। करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, मैट्रिक में भी मिला था और आपने पढ़ा होगा ना। अभी थोड़ी आप पढ़ना शुरू किए 12th, पहले भी पढ़े होंगे। हाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, आप जानते होंगे आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू यानी चार्ज बाई टाइम यानी समय। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट गुने टाइम। क्या, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मैंने भी बताया फंडामेंटल लिस्ट में उसमें था, और टाइम भी था। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के हेल्प से चार्ज निकलेगा, बताओ क्या होगा, क्या होगा। तो चार्ज आपका क्या होगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि होगा। कोई दिक्कत, यही तो मैंने लिखवाया था आपको ना, आपको दिख भी गया ना। बताओ, हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि चार्ज का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। क्यों जी, क्योंकि क्यू बराबर आपको बताया हमने क्या हो, आई टी होता है। आई क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, ऐसा ही मात्रक। और टाइम का क्या होता है जनता, सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड आ गया ना, यहां से भी क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि एक एम्पियर सेकंड क्या होता है, एक कूलम के बराबर होता है। तो ऐसा ही मात्रक एम्पियर सेकंड भी हम याद करते हैं और कूलम भी हम याद करते हैं, ठीक है जनता। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोश बहुत ज्यादा है जी। मन कर रहा है कि आपको कितना पढ़ा दे, आपका सारा दुख हम ले ले, साथ दीजिए ना, सारा दुख ले लेंगे। देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। अब वो मैंने आपको बता दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल या ड्राइव्ड में शामिल नहीं होते हैं। यानी जब फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया फंडामेंटल और ड्राइव्ड में, यानी मूल और व्युत्पन्न में, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे बच गए ना जो फंडामेंटल में शामिल हुए ना ड्राइव में शामिल हुए, अपवाद के रूप में बच गए, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। जिनमें प्लेन एंगल एक होता है, दूसरा एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल कैसा ही मात्रक होता है आपका, क्या होता है, रेडियन, जबकि सॉलिड एंगल का एस्ट्रे रेडियन। अगर हमको याद रखना है, मान लीजिए रटना ही है कि कौन फंडामेंटल कौन ड्राइव, तो याद रख लीजिएगा 7 को मूल बताए थे, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से कुछ था, उसको ध्यान रखेंगे 7, और ये 2 9, इनको छोड़ के, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जो लिखा था हमने उनको छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा अगर, वो क्या होगा, तो वो ड्राइव्ड होगा, वो भी उत्पन्न होगा। आप इस तरह से उसको याद रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ूं, चलिए साथ दीजिए जनता, आप हमारा देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। क्या है जनता डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डायमेंशन फॉर्मूला। बस देखिए इधर, अब जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल के रूप में लिखते हैं तो उस दौरान फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन मिलता है उसे हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं, उसे हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो उसके लिए बाबू, जब हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है, तो अब हमने लिखा है नीचे, अगर डायमेंशन फार्मूला आप लिखते हैं तो लिखा गया है ड्यूरिंग फाइंडिंग ऑफ डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला वी डिनोटेड लेंथ बाई एल। जब डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हम लेंथ को एल से दिखाएंगे, मास बाई एम, मास को एम से दिखाएंगे, टाइम को टी से दिखाएंगे, टेम्परेचर को थीटा से दिखाएंगे। ध्यान रखेंगे सभी सिंबल को। इलेक्ट्रिक करंट को ए या आई से दिखाएंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से दिखाएंगे, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, जे से दिखाएंगे। कब, जब डायमेंशन डायमेंशन लिखेंगे तब। ध्यान रखेंगे ना आप, बस ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए डायमेंशन फॉर्मूला का गर्दा उधिया देंगे। क्या उधिया देंगे,
गर्दा। कैसे उधिया जाता है? गर्दा उधियाते हुए आप देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखेंगे, चला उधिया दे। अब थोड़ा सा आपसे कोई पूछे बताओ ना भाई, स्पीड के डायमेंशन फार्मूला का होखेला? एग्जाम पूछ दे, मान लो चाल के डायमेंशन फार्मूला का होखेला, कुछ ना लिखा करेगा फंडामेंटल ग्रुप में। तो जानते रहे स्पीड बराबर का होखेला भाई? डिस्टेंस भाई मैं बोल रहा हूं ना, नहीं लिख रहा हूं, बोल तो रहा हूं ना, समझ जाएंगे आप ना। दूरी बटा समय। दूरी एक तरह का क्या है? लेंथ है, आपको मैंने बताया। तो लेंथ के लिए क्या होता है? वो एल होता है, बताया हमने आपको। और टाइम के लिए टी, एल का एल, टी ऊपर जाएगा क्या होगा? टी का पावर -1। क्या हो जाएगा? एल टी का पावर -1। यानी स्पीड का डायमेंशन मतलब क्या होता है? एल टी का पावर -1। कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एम का पावर 0, एल टी का पावर -1, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 गुने एल टी का पावर माइनस क्या होगा? एल टी का पावर -1। ठीक है जनता, देखते चलिए ना। वेलोसिटी का लिखना है, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है एल, टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा? एल टी का पावर -1। अभी आपको पता चला है क्यू बराबर, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं शक होम पे, तो शक नहीं कीजिएगा। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। आई यहाँ का इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है? आई का इस्तेमाल होता है या ए का इस्तेमाल होता है, अभी मैंने आपको बताया। और टाइम के लिए कैपिटल टी का। तो क्या हो गया? या तो आप इसका यानी चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आई टी याद रखे चाहे ए टी याद रखे, दोनों होगा। समझ में आ रहा? समझ में आया ना? तो डायमेंशन फॉर्मूला के रिलेटेड, फंडामेंटल ड्राइव से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होंगे ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ के आप उसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझ जनता? आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बुआ, आगे बढ़ते हैं। क्या 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 आ गया? आइए थोड़ा सा इसको भी जान ले। स्केलर और वेक्टर किसे कहते हैं? बाप रे बाप। अब वो जब फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे बांटा जाता है, तो फिजिकल क्वांटिटी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। एक होता है और टेंसर, जो कि आपको आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब फंडामेंटल यानी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों, यानी फिजिकल क्वांटिटी जब डायरेक्शन के बेसिस बांटेंगे तो कितने प्रकार का होगा, जो आपको पढ़ना है? एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर किसे कहेंगे? तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मान होता है, उसको हम स्केलर कहते हैं। और वेक्टर किसे कहते हैं? तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करता है, यानी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। यानी हम सदिश उन्हें कहते हैं जिनके पास परिमाण होता है, जिनके पास दिशा होता है, और जो सदिश के जोड़ नियमों का पालन करते हैं। ठीक है ना? तो सदिश क्या है? अदिश क्या है? तो अदिश है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा जनता? अदिश क्या है? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वो क्या है? अदिश है। जिसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, और जो सदिश के जोड़ नियमों का पालन करता है, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सदिश कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिएगा बाबू, मास के पास डायरेक्शन नहीं होता है, केवल वैल्यू होता है। लेंथ के पास, टेम्परेचर के पास, टाइम के पास, डेंसिटी के पास, वर्क के पास, स्पेसिफिक हीट के पास, ये सबके पास क्या होता है बाबू? केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इस वजह से क्या है? स्केलर है। जबकि इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इनके पास डायरेक्शन भी होता है, और ये वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर में क्या है जनता? देखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, और भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होंगे। तो आगे अब जब भी हमको वेक्टर बताना होगा, स्केलर बताना होगा, तो आप तो निश्चिंत हो जाओगे ना कि स्केलर मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा, और ये वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करेगा। ठीक है जनता? पढ़ाना तो और भी है जनता। चार्ज के बारे में कुछ और बातें आपको बतानी है, इसके लिए एक और क्लास आपका लगेगा। तो चार्ज खत्म हुआ, उसके बाद आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक पोर्ट, आपको फील्ड लाइंस पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना? एक वीडियो में सारा कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप हमारा साथ दीजिए, और आगे की पढ़ाई आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। चार्ज से रिलेटेड और भी बातें हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और जो भी क्वेश्चन संभव हो सकता है, जो भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, वो क्वेश्चन भी आपको हम अगले वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। और आप हमारा साथ दीजिए, मात्र 45 दिन, मात्र 45 दिन आप हमारा साथ दीजिए, और हम सब कुछ बदल देंगे। और फिजिक्स जिससे आप सबसे ज्यादा डरते होंगे, मे भी मेरे को लगता होगा कि लोग फिजिक्स के बारे में बहुत सारा हवा बना देता है कि फिजिक्स ये, फिजिक्स वो, फिजिक्स फलाना, फिजिक्स हिलाना, कुछ नहीं है। फिजिक्स है बउआ,
आप हमारा मात्र 45 दिन साथ दीजिए, फिजिक्स को आपके सामने बउआ बना के दिखाएंगे, समझ में आ रहा ना। और फिजिक्स का जब एग्जाम देंगे आप हमें याद जरूर रखेंगे। और हमारे मैथ के फैकल्टी, हमारे बायोलॉजी के फैकल्टी, हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी काफ़ी कैपेबल हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो उनका वीडियो भी आप देखें और 300 नंबर हमसे आप लेके जाएं, समझ में आ रहा ना। 300 नंबर हम आपको लुटा रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया आपको नहीं देना है। तो हम आपको चाहेंगे बच्चों, आपसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी को पहुंचा दें। जिसको भी डर लग रहा होगा कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा बोर्ड एग्जाम कैसे जाएगा, उसका टेंशन का इलाज होगा अगर आप सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। उनका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। धन्यवाद।